हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करता है, कोई हमारे मंदिरों को तोड़ता है, तो क्या हमें शांत बैठना चाहिए? इस देश की आजादी में मेरा भी हक है। कश्मीर के अंदर इतने लाखों हिंदुओं को काट के मार के वहां पे रहने वाली हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, ये पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई बुराई से है, हमारी लड़ाई अत्याचार से है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, हमारी लड़ाई अच्छे लोगों के साथ में नहीं है। अगर अच्छे लोग हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो नाम है वो बड़ी ही कंट्रोवर्सी में रहता है, ऐसा क्यों? आपके पिताजी सांसद थे, तो किस तरह की जिम्मेदारी आप पर थी? मैंने जितना अपने पिताजी के बारे में जानता हूँ, सुनता रहा हूँ सदैव, उन्होंने बुंदेलखंड के किसानों के लिए, गरीबों के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है और बुंदेलखंड से लेकर संसद तक वो सदैव बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद करते रहे। जी बिल्कुल। एक चीज़ और जो हम आपके बारे में सुनते हैं, आप युवा नेता हैं, लेकिन आपका जो नाम है वो हिंदूवादी विचारधारा से बहुत ही कनेक्टेड रखा जाता है, ऐसा क्यों? युवा की सोच ऐसी? नहीं, देखिए, मेरा जन्म ही हिंदू में हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और मैं एक युवा की, अगर आप बात कर रही हैं कि ऐसा क्यों है, तो हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अपनी धर्म से आस्था रखता है और किसी के भी धर्म पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है उन लोगों से लड़ने का। अगर हम हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करता है, कोई हमारे मंदिरों को तोड़ता है, तो क्या हमें शांत बैठना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जो लोग हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं, जो लोग हमारे मंदिर को तोड़कर उन पे कब्जे कर रहे हैं, तो क्या उनका विरोध करना हम लोगों का कर्तव्य नहीं है? मुझे तो लगता है मेरा कर्तव्य है, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। अगर इसको मीडिया दूसरे दृष्टिकोण से लेती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। जी, आपने ये बात तो कह दी, लेकिन एक युवा हैं आप, और युवा हमेशा सोचता है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदू मुस्लिम एकता और हर समाज के लोग एक भाईचारा होता है। ये भाईचारा न लेकर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा क्यों? मैंने आपसे कहा, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है जी। और मैं अपने राष्ट्र की तरक्की को देखना चाहता हूँ और देश का हर एक नौजवान अपने देश से प्यार करता है और देश की तरक्की को देखना चाहता है। मगर अगर देश के अंदर जो आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की तरफ क्यों चले जाते हैं, मैंने कहा, मेरे कहीं पे भी बयान आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे कि मैंने जो है जबरन जो है किसी मस्जिद पे कब्जा करने की कोशिश की हो, या हमने किसी मुसलमान के घर को कब्जा करने की कोशिश की हो, या हमने किसी भी प्रकार की बेवजह मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में गुंडागर्दी कराने की कोशिश, ऐसा मामला कहीं आपने नहीं देखा होगा। हाँ, ऐसे विषय जरूर आए होंगे कि कि हिंदुओं के अगर मंदिर तोड़े जा रहे होंगे तो हम आवाज उठाएंगे, तो उसको हिंदू मुस्लिम का आप रूप देते हुए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से जो है उन्होंने बिरयानी में मीट मिला के, बीफ मिला के धोखे से लोगों को खिला दिया। अगर हमने इसका विरोध किया कि हमारे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कैसे कर सकते हो, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकता है? वो लोग गलत करने वाला व्यक्ति, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है तो वो एक अपराधी है
और अपराधी की भी कोई जात नहीं होती है। जिस तरीके से मीडिया के लोग भी और मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती है। अगर एक टेररिस्ट की जात नहीं होती है तो एक गुंडे की भी जात नहीं होती है। अगर एक गुंडे की जात नहीं होती है तो गलत काम करने वालों की भी जात नहीं होती है। अगर उन गलत काम करने वालों का मैं विरोध करता हूं तो मुझे मुसलमानों का दुश्मन क्यों कह दिया जाता है? तो ये मीडिया का नजरिया है दिखाने का। मेरा नजरिया मेरे देश के प्रति स्पष्ट है। मैं अपने देश के प्रति ईमानदार हूं। मैं अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। मैं जरूर चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो लोग सब भाईचारा बना के रखें। मगर अगर भाईचारा बना के रखेंगे तो हम भी भाईचारा बना के रखेंगे। अगर आप भाईचारा बना के नहीं रखोगे तो हम कैसे भाईचारा बना के रख पाएंगे? ताली तो दोनों हाथों से बजती है। क्या एक हाथ से ताली बजती है? ताली दोनों हाथों से बजेंगी। अगर आप भाईचारा बना के रखना चाहेंगे तो हम भी भाईचारा बना के रखना ही चाहते हैं। और देश का इतिहास आप देखिए, देश का बंटवारा हुआ किस आधार पे बंटवारा हुआ था? हिंदू मुस्लिम के आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ। तो हमारे देश का एक अंग कटा, हमारे देश का एक अंग कटा, कितनी तकलीफ हुई होगी देशवासियों को। क्या जिन लोगों ने इस देश के टुकड़े कराए उनको तकलीफ नहीं हुई? बहुत से लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि इस देश की आजादी में मेरा भी हक है। छाती ठोक ठोक के कहते हैं लोग कि देश की आजादी में मेरे पुरखों ने भी बलिदान दिया है। तो बलिदान देने का ये मतलब है कि अपने ही देश का विभाजन कर दें आप। पाकिस्तान, बांग्लादेश, दो देश के टुकड़े करा दिए आपने। और कश्मीर के क्या हाल कर रखे थे ये पूरा विश्व जानता है। कश्मीर के अंदर कितने लाखों हिंदुओं को काट के मार के वहां पे रहने वाली हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किए गए। ये पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। क्या इसे भाईचारा कहते हैं? अब भी कुछ लोग आके कहते हैं छाती ठोक के, नहीं मेरे अब्बा का हक है, मेरे अब्बा ने जो है ताजमहल बनाया है, मेरे अब्बू ने कुतुब मीनार बनाई है, मेरे अब्बू ने जो है लाल किला बनाया, मैं ले जाऊंगा। तो ये भाईचारा की भाषा है। एक ओवैसी की भाई हैं, आप उन्हें भी जानती होंगी। उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। उनका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की फौजों को हटा दीजिए, पता चल जाएगा। ये भाईचारे की भाषा है। क्या वो नौजवान नहीं है? क्या उसे राष्ट्रीय भक्ति नहीं है? क्या उन्हें हिंदुओं से प्रेम नहीं है? तो इस बात को तो आप लोगों को ही लोगों के साथ में स्पष्टीकरण करना होगा। और देश के अंदर जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे राष्ट्रीय भक्त हैं, उन्हें इन जैसे भोंकने वाले लोगों की जवानों को बंद करने का काम करना चाहिए। उन्हें आगे आके ये दिखाना चाहिए कि नहीं, तुम जैसे लोग हमारे हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को नहीं तोड़ सकते हो। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इतनी हिंदूवादी विचारधारा के बारे में बात की, लेकिन होता कुछ और है। हम नेता मंत्रियों को देखते हैं कि सामने बोलते हैं कि हम हिंदूवादी विचारधारा रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर उन्हीं से मिलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपसे इससे पूर्व भी यही कहा था कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई बुराई से है, हमारी लड़ाई अत्याचार से है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, हमारी लड़ाई अच्छे लोगों के साथ में नहीं है। अगर अच्छे लोग हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं, अच्छे लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो बहुत साल पहले हमने एक बात सुनी थी कि 5 वर्ष के एक बच्चे को आपने विधायक बना दिया। एक नायक मूवी का एक सीन आपने दोहरा दिया, ऐसा क्यों? क्या विचार है? नहीं, देखिए, मेरा विचार मेरे बुंदेलखंड के लोगों के प्रति पूरी निष्ठा है। मैं अपने लोगों के प्रति बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और जैसा कि आपने एक युवा की बात कही, तो एक मेरी अपनी तरीके से अपनी विचारधारा है। मुझे जहाँ मैं जाता हूँ, मुझे जहाँ लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से किसी को अगर खुशी मिल सकती है तो वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। मैं एक गांव में चौपाल लगाने के लिए गया था। वहाँ पे एक दिव्यांग बच्चा मुझे मिला। वो दिव्यांग था, सही से बोल नहीं पा रहा था, उसके हाथों की एक्टिविटी बहुत ठीक नहीं थी।
तो मगर वो क्या है कि हमारे पुलिस कर्मियों के साथ में फोटो खिंचा रहा था, आगे खड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है ये इसको कुछ फोटो खिंचाने का या कुछ ऐसा शौक है। तो मैंने उसे अपने पास में बुलाया। उसको ये जो हाव भाव थे, एक्टिविटी थी, वो एकदम जैसे नेताओं की होती है, एक बड़े नेता की होती है, उस तरीके से वो रिएक्ट करने लगा। कुर्सी पे बैठ गया, पैर पे पैर रख के, उसे सीना छोड़ा करके, और अचानक से मेरी गनर को इशारा करने लगा। बोल नहीं पाता था वो जी। तो वो इशारा करने लगा। तो कोई समझ नहीं पा रहा था, मगर मैं समझ गया कि ये सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहा है, क्योंकि नेताओं के पीछे ऐसे गन लेके खड़े हो जाते हैं। तो मैंने अपनी गनर को इशारा किया कि उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, शैडो हो तुम। तो वो जाके खड़ा हो गया। तो मुझे लगा यार इसको कितनी खुशी हो रही है, क्यों ना इसे एक दिन का जो है हम विधायक अगर बना दें तो इसको और इसके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी। ये जो फील करेगा, ये अपने जीवन में, क्योंकि ये दिव्यांग है, ये अपने जीवन में कभी नेता नहीं बन पाएगा, कभी विधायक नहीं बन पाएगा, एक अच्छे जीवन नहीं जी पाएगा। क्यों ना इसे हम एक दिन का विधायक बना के इसे वो खुशियां देने की कोशिश की। तो वही मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आप सभी लोगों ने उसे नायक से जोड़ दिया। मैं तो उसकी खुशी को देख रहा था, और मैंने जब वो किया तो वास्तव में पूरे दिन जो चर्चा का विषय रहा, लोगों का उसके यहाँ आना जाना तांता लग गया, और जो उसे खुशी मिली, कसम से मुझे भी जीवन में इतना आनंद अपने जब मुझे पुत्र प्राप्त हुआ था तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। ये बहुत ही अच्छा कार्य था जो आपने किया था। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन अगर आपका हम नाम खोजते हैं या सर्च करते हैं गूगल पे, तो सबसे बड़ा चीज़ आता है कि ये विवादित नेता हैं। विवादित से आप ज़्यादा जाने जाते हैं और अपने काम से नहीं। ये तो आप मीडिया वालों की मेहरबानी है जी। आप लोगों ने मेरी छवि को जो है विवादित बयानबाजों में दिखा दी है, जबकि आप जो दिखाओगे वही पूरी दुनिया मानती है। आपने ही दिखाया है तो लोगों वो गूगल पे सर्च करेंगे तो वही आएगा। जबकि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में आइए, मेरे तरफ से नौजवानों को रोजगार हेतु फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री में जाने के लिए। बुंदेलखंड डिफेंस एकेडमी के नाम से हमने वहाँ पे एकेडमी खोली है, और अभी वहाँ पे सैकड़ों बच्चों ने जॉब भी प्राप्त कर ली है। लगभग 1.5 या 2 साल पहले हमने उस सोच को शुरू किया था। हमने अपने यहाँ के रिटायर्ड फौजियों के साथ एक बैठक की। हमने कहा, उनसे निवेदन किया, हमने कहा आप लोग भी जो है फ्री रहते हो? बोले हाँ भैया रहते हैं। हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक नौजवान जो हैं पुलिस और आर्मी में जाएं। बोले हाँ। हमने कहा आप साथ दोगे? तो बोले साथ देंगे। तो उनका जब मुझे साथ मिला, मैंने तो थोड़ा सा धन अपना व्यय किया, लगाया उनके साथ में, मगर उनके परिश्रम की वजह से आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में बुंदेलखंड डिफेंस एकेडमी जो है बहुत भव्य रूप ले चुकी है, और बहुत से युवा और युवतियां भी हैं, लड़कियों को भी हम लोग सिखाते हैं, और लड़कियों से भी हम लोग का लड़की जो भी एकदम भाई बहन का हम लोगों का रिश्ता बन जाता है। वो सब कामों में, हर चीज में हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। और हमारी कुछ बहनें भी जो है पुलिस में भी निकली हैं और मिलिट्री में भी गई हैं, और अभी भी फिर से जगह निकली है आर्मी की। तो उसमें भी अभी हमारी 2 बहनों ने बड़ी रुचि दिखाई है। एक का वर्षा रेखवार नाम है और दूसरी भावना नायक नाम है। तो दोनों 2 बहनें अभी इसमें फौज में जाने के लिए बड़ी उत्सुक हैं, और रोज सुबह जो है 5 बजे वो आती हैं तैयारी करने के लिए। तो और उन बहनों की वजह से और भी हमारी विधानसभा क्षेत्र की बहनों का रुझान जो है पुलिस में और आर्मी में जाने का बढ़ रहा है। तो ऐसा भी किया है, और भी हमने काम किए हैं। जैसे हमने अपने यहाँ पे अपनी विधानसभा में रोजगार देने के लिए अपनी तरफ से, अपने पैसे से हम कोशिश करते हैं कि आप छोटा जो कुटीर उद्योग होता है उसको आप करना चाहते तो आप 25% पैसे आप दीजिए, 75% पैसा मैं देता हूँ। अगर बैंक लोन नहीं करती है तो उनको 75% रुपए मैं देता हूँ, वो भी विदाउट इंटरेस्ट, कोई नहीं चार्जेस, उनको बढ़ावा देने के लिए। और कौन सा वो उद्योग लगा सकते हैं
इसके लेके भी हम उद्योग विभाग के साथ में बैठ के उन लोगों के साथ बैठक करते हैं। तो ऐसे हमने बहुत से नौजवानों को, जो लोग ऑटो चलाना जानते हैं, उनको ऑटो चलाने में भी हमने उनका सपोर्ट किया है। आप दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान खोलने में भी हमने उनका सहयोग किया है। तो इस तरीके से भी हम नौजवानों का सहयोग करते हैं। और आप मेरे बुंदेलखंड में अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने ये नहीं दिखाया है, और पता नहीं आप आगे इसको कैसा दिखाओगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है आप महिला हैं, आपको दया आ जाए और आप दिखा दें। अच्छे कार्य हम आगे बढ़ाते हैं, अब चाहे वो आपके हो या जनता के हो। तो हमारे बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो अन्ना पशुओं की थी। गाय, गौ हमारी माता है, और पूरा हिंदुस्तान कहता है गौ हमारी माता है। अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी कहने लगे नहीं नहीं, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं और गौ हमारी माता है, अब हम गाय का मांस नहीं खाएंगे। तो ऐसे में हमारे बुंदेलखंड में क्या है कि 10 से 12 सालों से बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है। 4 साल में एक बार बारिश होती है और 4 साल सूखा रहता है। और जो बारिश होती भी है तो अच्छी फसल जैसे भी खड़ी भी होती है, तो पता नहीं क्या अभिशाप है, क्या है बुंदेलखंड में, तो कोई ना कोई ओलावृष्टि हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि किसान जो है सही से फसल नहीं ले पाता है। तो बुंदेलखंड का किसान क्या है जो है वो 14-15 सालों में इतना टूट गया कि वो कर्ज में डूब गया। आज स्थितियां ये हैं कि वो खुद अपने खाने के लिए मजबूर है। 20 से लेके 30% तक लोगों ने बुंदेलखंड छोड़ के पलायन कर दिया, दिल्ली, बंबई, गुजरात में मजदूरी करने चले गए। तो ऐसे में आप सोचिए कि वो अपनी गाय को, भैंस को कैसे खिला सकते हैं। जिनके पास में खुद खाने को नहीं है, वो अपनी गाय और भैंस को, अपने बकरी को कैसे खिला सकते हैं। ऐसे में उन लोगों ने क्या किया कि अपनी गाय को छोड़ दिया और मजदूरी करने चले गए। बहुत से लोग जो रह भी रहे हैं मगर उनके अपने खाने के 2 वक्त के सही से खाने नहीं है, उन लोगों ने भी अपने जानवर छोड़ दिए, अपनी गाय को छोड़ दिया। तो ऐसे में हमारे बुंदेलखंड में लगभग आज की डेट में 7-8 लाख गाय जो है अन्ना पशुओं के रूप में है। अच्छा, आपके एरिया की जो आपने बात कही कि यहाँ पर इतनी स्थिति खराब है, इतनी बड़ी महामारी है कोविड-19, और स्थिति पहले से ही बुंदेलखंड की खराब थी, तो इससे और कितनी स्थिति खराब हुई और साथ में आपने कितनी मदद की लोगों की? मैं पूरी बात वही आपको बता रहा हूँ जी, कि यही जो इतनी गाय आ गई तो उसके लेके भी मैंने काम किया। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बुंदेलखंड में विशेष तौर से हर ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर पैसा दिया कि गौशाला बनाई जाए। तो बहुत से प्रधानों ने, 70% प्रधानों ने जो है अपने अपने गाँव में जो है टेम्परेरी गौशालाएं बनाई। और मैंने अपनी स्वयं की 60 बीघा जमीन में, जो किसी बीहड़ और जंगल में नहीं है, कोई वो हाईवे पे जमीन है, मेरी स्वयं की 60 बीघा जमीन, हमने उसमें गौशाला बनाई और आज वहां पे 700 गाय हैं। मेरा ये अपना मानना था कि हम 7 लाख गायों को तो नहीं खिला सकते, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है। अगर होते तो कसम से महादेव की, मैं अकेले ही, जो भी मेरे पास पैसा होता तो मैं उन 7-8 लाख गायों के लिए, अगर मेरे पास इतनी भूमि होती, इतना पैसा होता तो मैं उनको अकेले ही खिला रहा था। मगर परमात्मा ने जो मुझे सामर्थ्य दिया, मैंने अपनी वो 60 बीघा जमीन में गौशाला बनवाई। उसमें हमारे योगी जी का भी थोड़ा सहयोग आया और आज हम वहां पे 700 गायों को खिलाते हैं। एक गौशाला में 700 गाय है और एक गाय का खर्चा जो है 1000 रुपए प्रति माह का आता है। अब आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, 700 गाय हैं तो 7 लाख रुपए प्रति माह का हमारा खर्चा है गौ माता की सेवा के लिए। तो मेरा अपने तरफ से जो प्रयास होता है वो मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। मैं निर्भर नहीं हूँ लोगों के, मैं निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ कि सरकार मदद करेगी कि नहीं करेगी, लोग दान देंगे कि नहीं देंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर जितनी भी गायों को अपने धन के माध्यम से बचा सकता हूं तो मैं बचाऊंगा, और मेरे पास जैसे जैसे भी पैसा आएगा तो मैं गायों की संख्या बढ़ाऊंगा। अगर आपके चैनल के माध्यम से भी, अभी तक मैंने 1 रुपए का दान भी नहीं लिया किसी से,
अगर कुछ दानी लोग आ जाएं, कुछ अच्छे लोग आ जाएं, हमारी एनजीओ से जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से जो 700 की संख्या है उसे हम और आगे बढ़े। तो आप उसको करने का काम जरूर करिए, हाथ पे हाथ बैठे मत रहिए। अगर आप 15 दिन एक गाय को खिला सकते हो तो 15 दिन का हक अपना निभाइए। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, चाहे वो एक गाय से हो, 10 गाय से हो, 500 गाय से हो, जो भी हमारे अंदर क्षमता है वो कर्तव्य हम निभाएं, किसी का इंतजार ना करें। इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं निर्णय लें और काम करें। जी बिल्कुल, आपके इतने अच्छे कार्य हैं जो लोग नहीं जानते हैं, आज उनको पता भी चलेगा कि विधायक जी इस तरह के भी हैं जो बड़बोलापन उनके बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, विवादित चेहरा दिखाया जाता है, वो नहीं है। उनका एक और भी रूप है जो अच्छा है लोगों को। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप संघ के कार्यकर्ता रहे, संघ में आपने कार्य किया है और भाजपा के आप नेता हैं, तो आपको लोग बाहुबली विधायक कहते हैं और कहते हैं कि लगातार ये विवादों में रहते हैं, अशांत व्यक्ति हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे बताया कि कहीं पे भी कोई गलत काम होता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसानों का शोषण करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, गरीबों का शोषण करता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति अगर गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, बहनों का किसी भी प्रकार से उनको परेशान करने की कोशिश करता है या उनका उत्पीड़न करने की कोशिश करता है तो मैं आवाज उठाता हूँ। चाहे वो हमारे हिंदुत्व को लेकर हो, अगर हमारे हिंदुत्व के खिलाफ कोई खड़ा होता है, हमारे देश के खिलाफ खड़ा होता है, हमारे राम मंदिर के खिलाफ खड़ा होगा, किसी भी ऐसी चीज के खिलाफ में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसके विरोध में सबसे पहले ब्रजभूषण राजपूत आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन संघ की विचारधारा को लेकर आप क्यों नहीं वो कार्य करते? संघ के लोग कहते हैं कि शांति से सारे कार्य किया जा सकता है। नहीं, निश्चित रूप से जहाँ शांति की आवश्यकता होती है वहाँ शांति से काम करते हैं। हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर किसानों ने जो है फसल बीमा करवाया, मगर फसल बीमा कंपनियां की नीयत खराब हो गई। उन्होंने हमारे जनपद में जो है जब सूखा पड़ा तो जो उन्हें मुआवजा देना चाहिए था, क्लेम देना चाहिए था, तो बीमा कंपनियों ने उन्हें क्लेम देने से मना कर दिया। लोगों ने चक्कर काटे, उन्होंने क्लेम नहीं दिया। जब हमारे पास ये बात आई तो हम उसको सहा नहीं गया, तो हमने जो है अधिकारियों को भी टाइट किया और बात नहीं बनी, तो इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में PI दायर की। तो आप यकीन मानिए हमारे यहाँ पे 27,000 किसानों को 27,000 किसानों को किसी के खाते में 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 इस तरीके से पैसा पहुंचा है मेरे जनपद में। तो मैं लड़ाई लड़ता हूँ संघ की विचारधारा पे। हम लोग संघ की जो आप बात कर रहे हैं, शांति से काम करना है, काम करना है। कैसे काम करना है? अच्छा काम करना है। संघ ये कहता है क्या काम करना है? अच्छा काम करना है। संघ कहता है राष्ट्र के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, गरीबों की मदद करनी है, अंत्योदय अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करनी है। अब उसके लिए काम कराने के लिए कभी अगर हमें दंड का भी प्रयोग करना पड़े तो करना पड़ जाता है। हम लोग रामायण में भी एक चौपाई आ जाती है, भगवान श्री राम खुद कहते हैं भय बिन प्रीत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है और वो भी कदम उठाने पड़ते हैं, मगर वो कदम मेरे स्वयं के अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं है, मेरे परिवार के हित के लिए नहीं होते हैं। वो मेरे परिवार के उत्थान के लिए, मेरे घर के, मेरे बीवी, मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों के उत्थान के लिए उठाए हुए सवाल नहीं होते हैं। वो जो भी मैं फैसले लेता हूँ, जो भी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, वो गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं। और अगर किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं, बेटियों की अगर आवाज को अगर बुलंदी से उठाना बाहुबलता है तो मैं ऐसी बाहुबलता को स्वीकार करूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, विधायक जी ने मान लिया कि अगर वो किसी के लिए भलाई कर रहे हैं और उस चीज के लिए आप बाहुबली उन्हें कह रहे हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि वो बाहुबली हैं। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ साल पहले मैंने आपका एक रिएक्शन देखा था लव जिहाद के ऊपर, तो आप हमें बताइए कि हमारे देश की लड़कियां लव जिहाद के सिस्टम में क्यों पड़ जाती हैं, क्या स्थिति होती है? इसका सवाल तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जाके जो लोग लव जिहाद करते हैं। आपको उन मौलाना मौलवियों से पूछना चाहिए कि आपके समुदाय के नौजवान ऐसी हरकत क्यों करते हैं कि जो हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं।
ये प्रश्न आपका मुझसे नहीं होना चाहिए था, जी। ये प्रश्न आपका जामा मस्जिद में बैठे हुए मौलवी से, मौलाना से होना चाहिए था। जी। आपका ये प्रश्न जो है, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूमते हैं, ये प्रश्न उनसे होना चाहिए था, ये प्रश्न आपका मुझसे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मेरे हिंदू धर्म की बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास जो लोग करेंगे तो उनके खिलाफ मैं खड़ा हूंगा। अपने हिंदू धर्म की बेटियों को बचाने का काम उनका भाई ये ब्रजभूषण राजपूत जरूर करेगा। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां इस पे फंस जाती हैं? मैं अपनी उन बहनों से कहूंगा कि आप लोग जो है इनके झूठे, ये लोग एकदम षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र लेके निकलते हैं। ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, ये लोग झूठ मूठ के धागे बांध देते हैं, टीके लगा लेते हैं, नाम भी बदल लेते हैं। आप किसी से भी अपने आप मित्रता करती हैं, पहले मित्रता में आप उसकी असलियत जानिए, उनकी आइडेंटिटी जानिए। आपको पहले हक है, आप एजुकेटेड है अगर, और एजुकेटेड होके भी अगर आप उनकी आइडेंटिटी ना देख पाए, उनका घर नहीं देख पाए, आपको यही पता नहीं चल पाए कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, तो पहले आपको स्वयं जागरूक बने मेरी बहनों। आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपके भाई हजारों वर्षों से आपके रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। आप भी थोड़ा जागरूक होइए, और भी बहनों को, जो हमारी बहनें जागरूक नहीं हैं, वो जागरूक हों। और उन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं जो हमारी बहनें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हैं, उन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं आप भी उनको इस चीजों से जागरूक करें। बहुत सी हमारी बहनें जो है आत्मरक्षा हेतु जूडो, कराटे वगैरह वगैरह सिखा रही हैं कि उनकी आत्मरक्षा हो सके। तो मैं उन बहनों से भी कहूंगा, इस लव जिहाद के खिलाफ में आप लोग भी मोर्चा लीजिए, क्योंकि अत्याचारी होता है और अत्याचारी का कोई धर्म नहीं होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ में लव जिहाद करता है, उसका उत्पीड़न करता है, तो और दूसरे जो संगठन हैं जैसे कि कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, या जो सेक्युलरिज्म की बात करती हैं या करते हैं, वो लोग फिर उन मुसलमानों के खिलाफ में खुल के क्यों खड़े नहीं हो पाते हैं? फिर उन अपराधियों में उन्हें धर्म क्यों दिखाई देने लगता है? अगर आप धर्म की बात करती हैं तो वो जो लव जिहाद करने वाला मुसलमान है, उस मुसलमान लड़के के अंदर धर्म क्यों दिखाई देने लगता है? उसका अपराध क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर आप अपराध के खिलाफ हो तो फिर आपको धर्म नहीं दिखना चाहिए। और अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ हैं कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति अगर हिंदुत्व की बात करे तो वो सेक्युलरिज्म को खत्म कर रहा है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपने मंदिर की बात कर रहा है, देवी देवता की बात कर रहा है, तो सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, तो ये गलत है। ये सोच, ये धारणा, ये देश के हित में नहीं है। आप निष्पक्षता के साथ में आइए, निष्पक्षता के साथ में बात करिए। मुझे यकीन है, अपने देश की जनता पे भरोसा है कि हर व्यक्ति आपका साथ देगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मुद्दा जो अभी रिसेंटली में चल रहा है, राम मंदिर अब बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जी। और ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और आपके भी कई ऐसे बयान आए राम मंदिर के पक्ष में कि अगर नहीं बना तो फिर उसके बाद हम हज यात्रा नहीं जाने देंगे लोगों को। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी महामारी आ गई है, यहाँ पे राम मंदिर बनना तो सही था, लेकिन जो और व्यवस्था करानी चाहिए थी गरीबों के लिए, सामान्य परिवार के लोगों के लिए, वो व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है सही? ये प्रश्न तो आपको सबसे पहले करना चाहिए था जी। प्रभु राम का विषय तो सबसे पहले करना चाहिए था। जी। आपको भी बधाई हो बहुत बहुत। रामलला का मंदिर बनने जा रहा, शिलान्यास हो गया है। पूरे देश के देशवासियों को, देश के कण कण को और बूंद बूंद गंगा जल को मैं प्रणाम करता हूं और सबको हृदय से बधाई देता हूं राम मंदिर के शिलान्यास की। और बहुत जल्द ये भव्य मंदिर बनेगा। हम सब हिंदुओं की आस्था प्रभु श्री राम में जो है, और हजारों वर्षों से जो हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो लड़ाई न्यायालय के माध्यम से खत्म हुई है। और न्यायालय ने सारे सबूतों के आधार पर ये निर्णय लिया, सारे सबूतों के आधारों पर ये निर्णय लेकर प्रभु राम के पक्ष में ये निर्णय सुनाया है। ये सब हम सब की खुशी के लिए बात है और पूरे देश के, मैं कहता हूं हिंदुओं के ही नहीं,
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करने की बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबने की थी ना। तो आज जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है तो उस निर्णय को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबको खुशी खुशी मानना चाहिए और सबको देश के अंदर दीपावली की तरह त्योहार मनाना चाहिए। जी बिल्कुल। ये तो आपने राम मंदिर की बात कर दी, लेकिन आपने मेरी पूरी बात काट दी है। जो नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं काटूंगा। जी। आपने दूसरा विषय ये उठाया जी। कि कोरोना महामारी, जी। ऐसे दौरान में कोरोना महामारी को लेके अशुद्धताएं हो रही हैं। जी। अस्पताल की बात की आपने। जी। देखिए, मैं एक विधायक हूँ, मैं एक विधायक की हैसियत से अपना उत्तर आपको दे सकता हूँ। आप कल्पना करें कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लेवल का प्रश्न आपको और उसका उत्तर दूं, तो ये मेरे से संभव नहीं हो पाएगा। आप ये सोचे कि आपका प्रश्न है जो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहिए, वो एक विधायक जवाब दे देगा, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन पक्षकार तो आप लोग होते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं हर कार्य में, तो वो तो मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, उत्तर जरूर दूंगा। जी बिल्कुल। मगर मैं अपने स्तर से दूंगा, जो मेरी विचार है, जो मेरी जानकारियां हैं, मैं उनको दूंगा। देखिए, मैं जहां से विधायक हूँ, चरखारी विधानसभा है, जनपद महोबा में आती है, और सबसे पिछड़ा इलाका अगर पूरे देश में सबसे अगर पिछड़ा कोई इलाका है तो वो बुंदेलखंड है। इस बात को आप मानती हैं? जी बिल्कुल। और बुंदेलखंड में अगर कोई सबसे पिछड़ा इलाका है तो जनपद महोबा, और उसमें सबसे अगर कोई पिछड़ी विधानसभा है तो वो मेरी है। मेरा मोबाइल सदैव खुला रहता है, मेरे टेलीफोन ऑन रहते हैं, मेरे कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम लोगों ने इस बीमारी के दौरान, इस समस्या के दौरान, इस महामारी के दौरान जो भी संभव मदद थी वो की है। हमने किसी को भी भूखे नहीं रहने दिया, हमने हर घर में भोजन पहुंचाया, हमने हर घर पे खाद्य सामग्री पहुंचाई, हमने जहां जहां पे लोगों को इलाज की आवश्यकता थी वहां पे इलाज मुहिम कराया। हमारे पास में ऐसे भी बहुत से लोगों के फोन आए जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे और उनकी हमारे जनपद में दवाइयां नहीं मिल रही थी, उनकी दवाइयां जो है लखनऊ या दिल्ली से मंगानी थी। तो हम उनकी जानकारी जब हमको मिली, उन्होंने हमें फोन किया, तो हमने उनकी दवाइयां चाहे वो लखनऊ हो या कानपुर हो या दिल्ली है, वहां से मंगा के उनको प्रोवाइड कराई हैं और हमारे अधिकारियों ने भी प्रोवाइड कराई हैं। और मैं तो यहाँ तक आपको बताऊं, कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने अपने हॉस्टल में रहते थे, उनके सिलेंडर खत्म हो गए, उनका फोन आया, विधायक जी नमस्ते, मैं फला बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ से भैया? बोले मैं रहने वाला तो जालौन जिले का हूँ, मगर पढ़ता यहाँ महोबा में हूँ। मैंने बताइए? बोले मेरे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, मुझे सिलेंडर चाहिए। हमने उनको सिलेंडर पहुंचाया। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं की नाली भी चौक हो जाएगी और कोई कहीं मोहल्ले के लोग आके कहेंगे विधायक जी हमारी नाली चौक हो गई, अगर कर्मचारी नहीं कर मिलेगा तो क्या करेंगे? हम खुद भी साफ कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता साफ कर सकते हैं। हमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता। मैं एक अलग विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैंने कई लोगों को सिलेंडर पहुंचाया, कई बहनों के फोन आए, भैया हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। कितने लोगों को मैंने इस कोरोना काल में सिलेंडर पहुंचाए होंगे घर में, मैं उसकी गिनती नहीं बता सकता आपको। कई लोगों के यहाँ सब्जियां पहुंचाई। मेरी जहाँ पे गौशाला है वहां पे हम ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और हम खुद भी जाते हैं और खुद वहां पे हम गाय का गोबर भी उठाते हैं, खाद बनाते हैं, फिर खेती भी करते हैं। आपको बताएं इस टाइम पे कोरोना काल में हमारे यहाँ इतना आलू पैदा हुआ, इतना कद्दू पैदा हुआ, इतना लौकी पैदा हुआ, हमने इस कोरोना काल में उस ऑर्गेनिक सब्जी को बेचा नहीं, लोगों में बांट दिया। हमने लोगों में जहां से फोन आया भैया सब्जी नहीं, हमने कहा ऑर्गेनिक खिलाएंगे तुमको, तो हमने उन्हें ऑर्गेनिक खिलाई। तो और बाकी आप जो बहुत से लोग ऐसा छूट बूट का बयानबाजी कर रहे हैं, टीवी पे आप लोगों के माध्यम से मीडिया में चिल्ला रहे हैं, हो सकता है वो समाजवादी के लोग हों, बसपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, हो सकता है वो सत्ता में आने के लिए फड़फड़ा रहे हों, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हों।
यकीन मानिए मेरे जितने भी फोन आए हो 3 से 4 महीने के, आप पूरा मैं आपको डाटा दे दूंगा, पूरा डाटा मैं दे सकता हूं। उसमें से 10 लोगों ने भी ये भी नहीं मुझसे ये नहीं कहा कि मैं फला अस्पताल में हूं भैया मुझे इलाज नहीं मिल रहा है, भैया मैं अस्पताल गया था मुझे एडमिट नहीं किया जा रहा है। और कुछ लोगों का मेरे पास फोन भी आए जो लोग एडमिट हुए, वो क्या है ना कि डर बहुत था लोगों के अंदर कि कोरोना है भैया। तो कुछ लोगों को जब कोरोना हुआ तो कुछ लोग एडमिट हुए, एडमिट होने के बाद आजकल सबके पास टेलीफोन रहता है, किसी के फोन जब्त नहीं किए जाते, हर कोई वीडियो बना लेता है, देखो आज यहाँ पे मैं एडमिट हूँ, मुझे ऐसी सब्जी मिल रही है, ऐसा बेड है, ये सामान। आजकल कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती है। ब्रजभूषण राजपूत अगर झूठ बोलेगा तो उसका झूठ पकड़ जाएगा। तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता, मैं संकल्पित हूं, मैं अपने जीवन काल में मेरे पास कल विधायकी रहे या ना रहे मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं, मगर मैं अपनी क्षेत्र की जनता से झूठ नहीं बोलता हूं और मीडिया के सामने भी आता हूं तो झूठ नहीं बोलता हूं। क्या मिलेगा मुझे, एक बार और विधायक बन जाएंगे, ऐसे झूठ से मैं विधायक बनना पसंद नहीं करता। जब तक रहूंगा ऑनेस्टी से रहूंगा, ईमानदारी से रहूंगा, जो करूंगा वो डंके की चोट में कहूंगा कि ये मैंने किया है, और जो नहीं करूंगा वो भी बता दूंगा, अगर चाहे वो मुझसे नहीं हो पाया हो या गलत हो गया हो तो वो भी मैं कहूंगा। मुझे डर नहीं है, सत्य कहने में मुझे डर नहीं है, मैं सत्य कहूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना काल में कुछ लोगों के फोन भी आए मेरे पास में, उन्होंने मुझसे कहा भैया मैं एडमिट हो गया, मैंने कहा कोई दिक्कत है, बोले अभी तो नहीं है, आपको बताएंगे। हमने कहा आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। मैंने अपने पीए को तुरंत उनका भी नंबर दिया, इनका फीडबैक लेते रहना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार फीडबैक लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया हमें ये दिक्कत हो रही है, हम यहाँ अस्पताल में खाना ठीक नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ ठीक नहीं मिल रही हैं। तो मैं अपने स्तर से, अपनी विधानसभा स्तर से, अब कहीं पे क्या दिक्कत हुई हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी विधानसभा के स्तर से कहता हूँ, मुझे लखनऊ से भी लोगों के फोन आए, मेरे फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे फॉलोअर्स हैं, ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां मेरे फॉलोअर्स नहीं हो, और बुंदेलखंड में तो ऐसी कोई गांव नहीं है जहां पे मेरे फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि मैंने बुंदेलखंड की लड़ाई 2010 से लेकर 2017 तक लगातार लड़ता रहा, एक एक गांव मेरा घूमा हुआ पड़ा हुआ है, कई आंदोलन मैंने किए हैं, जेलों में गया हूं, लोग मुझसे सहजता से बात करते हैं। इसलिए मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार पूरी ईमानदारी के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोरोना काल से निपटने के लिए जो भी उचित व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं हैं उन व्यवस्थाओं को करने का काम कर रहे हैं। और मंदिर से प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, मंदिर से अस्पताल को मत जोड़िए। अगर मंदिर से अस्पताल को जोड़ने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करने की बात करेंगे, तो फिर हम भी कहेंगे चलो शुरू करते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद को पहले अस्पताल बनाते हैं और भाईचारा एक नया शुरू करते हैं। तो धर्म अलग जगह है, अस्पताल अलग जगह है। अस्पताल का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अस्पताल बनाएंगे, जितना जरूरत पड़ेगा उतना अस्पताल बनाएंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग वो करेंगे। लेकिन एक चीज और देखी जाती है कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा पर एक इल्जाम है कि राम मंदिर के नाम की राजनीति भाजपा ने की है। 2014 से जब शुरुआत हुआ तो उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि राम मंदिर की राजनीति हो रही है, और अब जब राजनीति एक तरफ से राम मंदिर बन गया और राजनीति खत्म करने की बारी आई, तो क्या वो राजनीति अब नहीं की जाएगी कि राम मंदिर का नाम ले लेकर लोगों से वोट दिलाया जाए, वोट के लिए मांगा जाए? अब तो जनता ने, बहुत से लोग जो है ये कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये तो उनकी चिंता का विषय है मैडम, हमारी चिंता का विषय नहीं है ये। हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने अपना समर्पण किया है, योगदान दिया है, जो आंदोलन किए हैं, जो तपस्या की है, आज वो तपस्या फलित हो गई है। और आज देश की जनता को, देश के हर नागरिक को ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कह के वोट लिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनाया। हमने अगर ये कह के वोट लिया कि 370 हटाएंगे तो 370 हटाई। हमने अगर कहा कि हम सीएए लेकर हमने कहा तो हमने वो किया। हमने जो है ट्रिपल तलाक को लेकर कहा तो हमने ट्रिपल तलाक का बिल पास किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है,
वो स्पष्ट है, पूरे देश के सामने आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी मदद करेगी। और मैं विशेष तौर से कहीं का भी नौजवान हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सिर्फ मैं अपनी विधानसभा ही नहीं, अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे अगर अपने व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी तो वो मैं अपनी विधानसभा में तो करता ही करता हूँ। मैंने आपको बताया हूँ जी जी है? मैं प्रदेश के अगर ऐसा मुझे ऊर्जावान और ऐसे आत्मनिर्भर लोग जो काम करना चाहते मिलेंगे, मैं उनकी भी मदद करूंगा। मैं आप बताइए, अखिलेश यादव से जाके पूछिए आप, जी अखिलेश यादव ने अपने व्यक्तिगत तरीके से कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है? जी, क्या बता सकते हैं अखिलेश यादव? वो तो उनसे पूछना ही पड़ेगा। पूछिएगा तभी आपको मौका मिले। कभी मायावती जी से पूछिए कि उन्होंने रोजगार के प्रति, उनकी पार्टी में भी हजारों करोड़ रुपए हैं, क्या उस पैसे का प्रयोग उन्होंने उन नौजवानों को, जो योग्य नौजवान हैं, जो रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, उद्योग उत्पन्न कर सकते हैं, कभी उनके साथ बैठक की है? कभी बैठे हैं? कभी चर्चा की है? कभी प्लान बनाया है? कोई आइडिया है? न, कोई आइडिया नहीं है इनके पास, कोई आइडिया नहीं है, बगैर आइडिया के हैं। तो मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, भरोसा रखिए, आपका ये भाई ब्रजभूषण राजपूत आपके साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के ऊर्जावान योग्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी विचारधारा वास्तव में देश को एक नई दिशा दे रही है, नई ओर ले जा रही है। उस 70 साल पुरानी परंपराओं को तोड़ता हुआ देश को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का अगर कोई काम करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। और लोगों से आप बात करेंगी ना, तो और लोग यही करेंगे, नहीं 50 साल पहले ऐसा था, ऐसा करना चाहिए, 25 साल पहले ऐसा था, ऐसा होना चाहिए। आप मौलाना मुल्लों से भी बात करोगे, वो करेंगे नहीं हमारे इस्लाम में 113 साल पहले ऐसा था, ऐसे ही चलना चाहिए। मैं इस्लामिक लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम 2021वीं सदी के हिसाब से चलना चाहते हो कि 1300 साल पुरानी परंपराओं के हिसाब से चलना चाहते हो? अगर आप इस सदी में आपको चलना है, अगर आपको बुलेट ट्रेन वाले जमाने में चलना है, आपको ऐसे एजुकेशन वाले युग में चलना है, तो आपको 113 साल पुरानी परंपराओं को तोड़कर आज की नई परंपराओं को डेवलप करना होगा और इनके साथ में विचारधारा के साथ में चलना होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ चरखारी विधानसभा के विधायक ब्रजभूषण जी, और काफी बातचीत हुई आज उनसे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।